नमस्कार बच्चों। आइए अव्यय शीर्षक पर आधारित इस पाठ के को आगे बढ़ाएं। अभी तक हमने वृथा तक के अवयवों पर चर्चा कर ली। अब आइए शुरू करते हैं इसके आगे के कुछ और अव्यय। अगला है कदा। कदा का अर्थ होता है कब। तो कदा अर्थात कब। कदा इस पर वाक्य कदा से वाक्य बनेगा। त्वं कदा विद्यालयं गमिष्यसि, ये हो सकता है। कदा मतलब कब। तदा, तदा मतलब तब। यदा मम मित्रम आगमिष्यति तदा अहम गच्छामि। यदा मम मित्रम आगमिष्यति तदा अहम गमिष्यामि, जब मेरा मित्र आएगा तब मैं जाऊंगा। अत्र, अत्र मतलब यहाँ। अत्र अहम अत्रैव तिष्ठामि, मैं यहीं बैठ रहा हूँ। इव, इव का अर्थ के समान। जब किसी से तुलना की जाती है तो इव का प्रयोग होता है, इव अव्यय का। तो तस्य मुखम कमलम इव अस्ति, उसका मुख कमल के समान है। श्री कृष्णस्य मुखम कमलम इव अस्ति। तथा, तथा मने वैसे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा भी होती है। कुतः, कुतः मतलब कहाँ से। किसी भी शब्द में जब तह जुड़ता है तो से का अर्थ प्रदान करता है। जैसे हम यहाँ से जब कहना हो तो हम कहते हैं इतः, और कुतः वहाँ से, ततः। इतः यहाँ से, ततः वहाँ से। कुतः मतलब कहाँ से। तो त्वं कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो। अगला नक्तम। रात को नक्तम भी कहते हैं संस्कृत में। नक्तम मतलब रात्रि। नक्तम दधिम न पिबेत, रात में दूध नहीं पीना चाहिए। नक्तम। यह, यह मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो यह बुधवासरा आसीत, कल बुधवार था। हमने इसके अलावा हमने श्व और यह भी देखा था। श्व, श्व देखा था हमने। श्व का अर्थ होता आने वाला कल। तो जब आने वाले कल के विषय में बात करते हैं तो श्व लगता है। इसके साथ लृट लकार का प्रयोग होता है। श्व शुक्रवासरः भविष्यति, कल शुक्रवार होगा। अद्य गुरुवासरः अस्ति, आज गुरुवार है। अद्य के साथ लट लकार का प्रयोग होता है। और ह्यः मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो ह्यः बुधवासरः आसीत, तो ह्यः के साथ लंग लकार का प्रयोग होता है। तो ह्यः बुधवासरः आसीत। चिरम, अहम चिरम अत्रैव तिष्ठामि, मैं बड़ी देर से यहीं बैठा हूँ। अहम चिरम अत्रैव तिष्ठामि। इदानीम, इदानीम मतलब अब। इदानीम अब का, उस क्षण का अर्थ प्रदान करता है कि इस समय क्या हो रहा है। अधुना का तात्पर्य, अधुना में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब और आजकल, नाउ इट इज़, वो अधुना के अंतर्गत आता है। जैसे अधुना अहम सप्तम कक्षायां पठामि, अभी मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब हम ये कहें कि अभी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, तब यहाँ पे इदानीम का प्रयोग होगा। इदानीम माने इस समय। अधुना भी लगता है, लेकिन इदानीम जो अर्थ है वो उस मोमेंट के विषय में बताता है जिस समय वह घटना हो रही है। तो इदानीम अहम गृहं गच्छामि, अब मैं घर जा रहा हूँ। या इदानीम अहम संस्कृतम पठामि। बहिः, बाहर। गृहात् बहिः कुक्कुरः तिष्ठति, घर से बाहर कुत्ता बैठता है। गृहात् बहिः, बहिः के साथ पंचमी का प्रयोग होता है, आपने देखा उपपद विभक्ति में। तो गृहात् बहिः कुक्कुरः तिष्ठति। मृषा, मृषा का अर्थ होता है झूठ। मृषा मावद, झूठ मत बोलो। इतः, अभी हमने कुतः की बात की थी, यहाँ पे इतः है। इतः मतलब
यहाँ से, इतः कुतः गच्छसि, यहाँ इतः कुत्र गच्छसि, यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो इतः अहम विद्यालयम गच्छामि, यहाँ से मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ही का अर्थ होता है हिंदी का ही, तो विद्यावान एव लभते ज्ञानम, विद्यावान एव लभते सुखम, विद्यावान व्यक्ति ही सुख प्राप्त करता है। तो ही का प्रयोग ही के लिए भी होता है। दिवा, दिवा सूर्यम उदयति, दिन में सूर्य निकलता है। दिवा सर्वे कार्यम कुर्वन्ति, दिन में सब कार्य करते हैं। शनैः शनैः धीरे धीरे। गजः शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो इस प्रकार इन अव्ययों का प्रयोग वाक्यों के बीच में होता है। अव्यय अपना रूप कभी नहीं बदलते, चाहे कोई भी लिंग हो, कोई भी लकार हो, कोई भी वचन हो, सर्वदा अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं। तो आइए अब इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करें। विकल्पेभ्यः उचितपदं चित्वा रिक्थानि पूरयेत्। ते डैश सत्यम वदन्ति, ते डैश सत्यम वदन्ति। ऑप्शन है सदा, एकदा, तत्र, यत्र। तो निश्चय ही यहाँ पे सदा होगा, वे हमेशा सत्य बोलते हैं। डैश मंगलवासरः भविष्यति, मंगलवार होगा, तो नृट लकार का प्रयोग होता है श्वः के साथ, मतलब कल मंगलवार होगा, तो यहाँ पे श्वः आएगा। श्वः मतलब टुमारो। क्रोधम डैश कुरु, तो क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। शिशु डैश तिष्ठति, शिशु डैश बैठता है, तो शिशु बहि तिष्ठति, बहि मतलब बाहर, शिशु बाहर बैठा हुआ है। शशकः डैश धावति, खरगोश डैश दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, तो तीव्रम धावति। अगला, रंजित पदेभ्य उपसर्ग पदम चित्वा लिखत। जो कलर्ड जो शब्द हैं उसमें से उपसर्ग निकाल कर बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो पहला है स अनुसरति, तो अनुसरति में उपसर्ग है अनु। अगला है जलम अवगच्छति, तो अवगच्छति में है उपसर्ग अव। सह अनुस्मरति, अनुस्मरति में उपसर्ग है अनु। सह आकलयति, यहाँ पर उपसर्ग है आ। और सह उत्साहते, तो यहाँ पे उपसर्ग है उत, तो यहाँ उ त में हलंत, उत। अगला प्रश्न, अधोलिखित अव्ययानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। दिए गए अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो अव्यय दिए हुए हैं, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है यदा तदा, यदा मने जब, तदा मने तब। तो यदा मेघः गर्जति तदा वर्षा भवति, ऐसा हो सकता है। यदा मेघः गर्जति, जब मेघ गरजता है तो बारिश होती है, तदा वर्षा भवति। यदा मेघः गर्जति तदा वर्षा भवति। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, तत्र यत्र विद्या तत्र सुखम, ये कहते हैं यत्र विद्या तत्र सुखम, वहाँ, तत्र मतलब वहाँ। कुत्र, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। अपि, अपि मतलब भी, तो अहम अपि त्वया सह गमिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। अपि माने भी। शीघ्रम, तो शीघ्रम चल, शीघ्र चलो, ये हो सकता है जल्दी जल्दी चलो। अगला, मंजूषायाः उचितानि अव्ययपदानि गृहीत्वा रिक्थानि पूरयेत्। मंजूषा से उचित अव्यय चुनकर खाली स्थान में भरना है। मंजूषा के शब्द हैं कदा, कदा माने कब, अपि माने भी, सह मतलब साथ, न मतलब नहीं, शीघ्र माने शीघ्र जल्दी। तो सह डैश चलती, सह डैश, यहाँ चलने का भाव है, तो कैसे चलता है, वह कैसा चलता है, शीघ्र चलता है, तेजी से चलता है, तो शीघ्र आएगा पहले में। अगला, अहम डैश खेलिष्यामि, मैं डैश खेलूँगा।
तो अहम अपि हो सकता है यहाँ पे, अहम अपि खेलिष्यामि, या अहम न खेलिष्यामि भी हो सकता है। आगे के वाक्य को देखेंगे तो स्पष्ट होगा। तो त्वम डैश पत्रम लिख, त्वम अपि पत्रम लिख, तुम भी पत्र लिखो, यहाँ अपि हो जाएगा। अगला पित्रा डैश आगच्छ, पिता के डैश आओ, तो यहाँ पे सह का प्रयोग होगा। जब सह लगता है तो तृतीय विभक्ति आती है। तो पित्रा तृतीया का एक वचन है, पितृ का, पित्रा पितृभ्याम पितृभि, तो पित्रा सह आगच्छ। भवान डैश आगमिष्यति, आप कब आएंगे, आगमिष्यति आएंगे, तो यहाँ बच गया न, तो यहाँ हो सकता है अहम न खेलिष्यामि, तो दूसरे पद के साथ अहम न खेलिष्यामि हो सकता है। अगला धातु भी सह उपसर्गम योजिता पद निर्माणम कुरुत, धातु के साथ उपसर्ग को जोड़कर पद का निर्माण करना है। उपसर्ग पहला उप के साथ क्री धातु मिलकर क्या बनेगा, उपकरोति। उसी प्रकार अनु के साथ भू मिलकर क्या बनेगा, और भू का रूप हो जाता है भव, तो क्या होगा, अनुभवति, अनुभवति। उसी प्रकार प्र उपसर्ग के साथ श्री धातु, श्री मतलब चलना, सरकना, तो श्री का रूप होता है सर, तो प्र के साथ श्री मिलकर क्या बनेगा, प्रसरति, प्रसरति। उसी प्रकार अनु के साथ गम का रूप होता है गच्छ, तो ये अनु के साथ गम मिलके बना अनुगच्छति। उसी प्रकार अगला अव के साथ त्रि, तो अव के साथ त्रि का रूप होता है तर, त्रि मूल धातु है, इसका रूप बनता है तर, तो अव का अवतरति, अव के साथ त्रि अवतरति। उसी प्रकार व्री के साथ हरि का रूप होता है हर, जैसे त्रि का तर वैसे हरि का हर, तो वी के साथ हरि मिलके विहरति, विहरति। उसी प्रकार अगला निर के साथ गम का रूप होता है गच्छ, तो निर के साथ गच्छ गम मिलकर बना निर्गच्छति, निर्गच्छति। उसी प्रकार अगला प्र के साथ नम का रूप होता है णम, जहाँ पे री र या षटकोण का श हो वहाँ पे न ण में परिवर्तित हो जाता है, तो प्र के साथ न मिलकर बना प्रणमति, न का ण हो गया, तो ये बना प्रणमति, प्रणमति। यहाँ पे प्र है अर्थात यहाँ पे र है, इसलिए न काणा हो गया। उत के साथ पत, तो उत के साथ पत मिलके उत्पतति। उसी प्रकार प्र के साथ विष, प्र के साथ विष मिलके प्रविशति, ये बना प्रविशति। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न अव्यय पदानि तेषां विपरीतार्थैः सह मेलयत्, विलोम के साथ जोड़ना है। पहला अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, तो नीचे का ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपरी, अधः का ऊपरी। उसी प्रकार उच्चैः, उच्चैः माने ऊंचा, ऊंचाई के दो अर्थ होते हैं, ऊंचाई का अर्थ ऊंचा भी होता है और ऊंचाई का अर्थ जोर से भी होता है, तो यहाँ पे ऊंचाई का ऊंचा होगा, तो ऊंचाई का उल्टा हो गया नीचे ही। अद्य, अद्य का मतलब है आज, तो आज का अपोजिट कल, श्वः।
अत्र, अत्र का अपोजिट तत्र, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ। उसी प्रकार अंतः, अंतः का अर्थ होता है अंदर, तो अंदर का विलोम बाहर। आइए स्वमूल्यांकन के प्रश्न करें। अधुलिखित वाक्यानि ध्यानेन पठित वाक्येभ्य अव्यय पदानि चित्वा लिखत। इसमें से अव्यय चुनकर लिखने हैं, कौन कौन से अव्ययों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से अव्यय लगे हुए हैं। नीचे ही गच्छति, ऊपरी च, दशा चक्र नेमि क्रमेण। ठीक है, पहिए के समान स्थितियां ऊपर और नीचे होती रहती हैं, इसका अर्थ यह है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो अव्यय नीचे ही है, और दूसरा ऊपर ही है, और तीसरा च है। ये 3 अव्यय प्रयोग किए गए हैं इसमें, नीचे ही, ऊपर ही, च। शिशु शेते उच्चैः मावद, बालक सो रहा है, जोर से मत बोलो। तो यहाँ पे एक उच्चैः हो गया और दूसरा माँ, ये 2 अव्यय हैं। अलम रोदनेन, तो यहाँ पे अलम का प्रयोग होता है, जब अलम भी अव्यय है, अलम मतलब रो मत। सह एकाकी, सह अंधकारे एकाकी एव गच्छति, तो यहाँ पे एव है अव्यय। अधमा धनमिच्छन्ति, धन मानव च मध्यमा, यहाँ पे च अव्यय है। सर्वत्र अराजकता वर्तते, सर्वत्र सभी जगह अराजकता है। नूनम सा बुद्धिमती अस्ति, निश्चय ही वह बुद्धिमती है, तो यहाँ पे नूनम निश्चय ही। सो अपि आगच्छति, तो सो अपि बना है सह के साथ अपि मिलकर, तो यहाँ पे अपि अव्यय है, अपि। उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि, यहाँ उद्यमेन के साथ एव मिलकर बना उद्यमेन एव, तो यहाँ पे एव, यहाँ पे उपसर्ग एव होगा। जननी जन्मभूमि स्वर्गात्, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, तो जननी जन्मभूमिश्च ये बना है जन्मभूमि के साथ च मिलके, तो ये अव्यय च हुआ, और दूसरा स्वर्गात् अपि गरीयसी, तो दूसरा अव्यय अपि। तो च और अपि ये 2 अव्यय हैं इस वाक्य में। तो इस प्रकार ये स्वमूल्यांकन के प्रश्न थे। अगला देखिए मूल्यपरक प्रश्न। एतेषु भवन्तः किं किं कुर्वन्ति वाक्यानां पुरतः सत्य अथवा असत्य इति चिह्नेन अंकित कुरु। आप क्या क्या करते हैं, जो करते हैं उसको टिक करना है, जो नहीं करते हैं उसमें कट करना है। भवन्तः उच्चैः वदन्ति, आप जोर से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। भवन्तः पितरम अनुसरन्ति, आप सब अपने पिता का अनुसरण करते हैं, यस। भवन्तः दीनान् प्रति दयां कुर्वन्ति, आप गरीबों के प्रति दया करते हैं, यस। भवन्तः मातुः कार्यं निरर्थयति, आप माता के काम को बिगाड़ देते हैं, बेकार कर देते हैं, नहीं, नो। भवन्तः वृथा प्लवन्ति, आप व्यर्थ में बात करते हैं, नो। भवन्तः वृथा विलपन्ति, आप व्यर्थ में रोते भी हैं, नो। तो इस प्रकार ये हमने इस पाठ में उपसर्ग और अव्यय के विषय में जाना। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को उपसर्ग और अव्यय दोनों ही स्पष्ट हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।